नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। भैरवपुर कोई ऐसा गांव नहीं था जो पहली नजर में डराए। कच्ची सड़कों के दोनों ओर मिट्टी के घर, पीपल और नीम के पेड़ों की छाया और दूर दूर तक फैले खेत, सब कुछ वैसा ही था जैसा हजारों भारतीय गांवों में होता है। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई बाहरी आदमी इस गांव की सीमा में कदम रखता, उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट बैठ जाती। ये घबराहट हवा में घुली हुई थी। शाम ढलते ही गांव पर सन्नाटा उतर आता। बच्चे अचानक घरों में कैद हो जाते, औरतें दरवाजों पर पानी छिड़क कर दिए जला देतीं और मर्द बिना बात किए जल्दी जल्दी अपने काम समेट लेते। सूरज डूबने के बाद कोई भी गांव के बीचों बीच बने उस पुराने रास्ते से नहीं गुजरता जो सीधा कुएं तक जाता था। उस कुएं का नाम कोई नहीं लेता था, मानो नाम लेने से ही वो जाग जाएगा। उसी शाम एक बस धूल उड़ाती हुई गांव के बाहर रुकी। बस से उतरा एक नौजवान, लंबा, साधारण कपड़े, आंखों में शहर की साफ सुथरी बेफिक्री। उसका नाम था राघव। राघव ने चारों ओर देखा। यही है भैरवपुर, उसने खुद से कहा। बस ड्राइवर ने बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ा दी, जैसे वो यहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। राघव अपना बैग उठाकर गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में जो भी मिला उसने सिर झुकाकर रास्ता बदल लिया। किसी ने मुस्कुराकर स्वागत नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछा। ये चुप्पी सामान्य नहीं थी। चलते चलते राघव को एक अजीब चीज दिखी। हर घर के बाहर एक छोटा सा दीपक रखा था, लेकिन कोई पूजा नहीं हो रही थी। न अगरबत्ती, न घंटी, न मंत्र, बस जलता हुआ दिया, और सबकी नजरें एक ही दिशा में, कुएं की ओर। तभी उसे लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ हल्का सा कांपा हो। एक पल के लिए राघव रुक गया। अजीब गांव है, उसने बुदबुदाया। उसी समय एक बूढ़ी औरत ने अपने दरवाजे से झांक कर कहा, शहर वाले हो? राघव ने राहत की सांस ली। हां, मेरी शादी यहां तय हुई है। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, तो फिर कूने से बचकर रहना, और दरवाजा बंद हो गया। राघव हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके कानों में अचानक एक बहुत धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई गहराई से फुसफुसाया हो। आ गया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ कुएं की तरफ जाती काली सड़क। रात भैरवपुर में अचानक नहीं उतरती, वो रेंगती हुई आती है, धीरे धीरे, जैसे किसी को पता हो कि डर का मजा तभी है जब उसे आने में वक्त लगे। राघव को जिस घर में ठहराया गया था वो गांव के किनारे था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने छोटा सा आंगन। घर के मालिक हरदेव काका कम बोलते थे। उन्होंने बस इतना कहा था, शाम के बाद बाहर मत निकलना। लेकिन राघव शहर का आदमी था। डर वो सिर्फ कहानियों में मानता था। रात के लगभग 9 बजे जब पूरा गांव जैसे सांस रोक कर बैठ गया, राघव चुपचाप बाहर निकला। आकाश में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ। दूर कहीं कुत्ते रोने जैसी आवाज कर रहे थे। भौंक नहीं रहे थे, रो रहे थे। उसी काली सड़क पर चलते हुए राघव को पहली बार वो दिखा, कुआं। वो सड़क के अंत में नहीं था, वो सड़क को निगल रहा था। चारों तरफ पत्थर, लेकिन अजीब तरह से व्यवस्थित, जैसे किसी ने इंसानी हाथों से नहीं बल्कि किसी और ही समझ से उन्हें जमाया हो। कुएं की मुंडेर पर मोटी काई जमी थी और उसके चारों ओर जमीन गीली थी, जबकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। राघव धीरे धीरे पास गया। उसे बदबू आई, सड़े हुए पानी की नहीं बल्कि लोहे जैसी, खून की। उसने झुककर अंदर झांकने की कोशिश की। पानी काला था, इतना काला
कि गहराई का अंदाजा नहीं लगता था। राघव ने ध्यान दिया, पानी हिल नहीं रहा था, कोई लहर नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं। अजीब है, उसने बुदबुदाया। तभी उसके कानों में एक हल्की सी खरोंच जैसी आवाज आई, जैसे कोई नाखून पत्थर पर रगड़ रहा हो। राघव सीधा खड़ा हो गया। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। उसे लगा जैसे कुएं की दीवारें अंदर से हिल रही हों। एक पल को उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, धीरे, सब्र के साथ। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने आवाज दी। उस पल पूरा गांव जैसे सांस रोक कर बैठा हो। फिर एक बहुत धीमी भारी आवाज गूंजी, देख लिया, अब याद रखूंगा। राघव पीछे हट गया। उसका पैर फिसला और वो लगभग गिर पड़ा। उसी पल किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा था ना, यहां मत आओ। ये हरदेव काका थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में ऐसा डर था जो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा सच्चा होता है। कुआं तुम्हें देख ले तो बस वही काफी होता है, उन्होंने कहा। राघव ने पीछे मुड़कर कुएं की तरफ देखा। अब वो शांत था, बहुत शांत, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। लेकिन राघव जान गया था, कुछ शुरू हो चुका है और ये गांव उसे जाने नहीं देगा। सुबह भैरवपुर में भी आती थी, लेकिन बिना उजाले के। सूरज निकलता जरूर था, पर उसकी रोशनी जैसे गांव की सीमा पर आकर थक जाती। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। लोग अपने काम में लगे थे, पर किसी के चेहरे पर सुबह की ताजगी नहीं थी। सब कुछ यांत्रिक, बोझिल। उसी सुबह उसकी मुलाकात हुई सरोज से। वो आंगन में तुलसी के पास खड़ी थी, हल्का पीला घाघरा, सिर ढका हुआ और आंखों में अजीब सी स्थिरता, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत कुछ सह लिया हो। उसे देखते ही राघव को एक पल के लिए लगा कि ये वही लड़की है जिसके लिए वो यहां आया है, और अगले ही पल लगा कि ये लड़की इस गांव का ही एक हिस्सा है, कुएं की तरह। तुम राघव हो? सरोज ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर नहीं था, थकान थी। हां, राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। और तुम सरोज? दोनों कुछ पल चुप रहे। इस चुप्पी में भी राघव को रात वाले कुएं की आवाज सुनाई दे रही थी। ये गांव कुछ अलग है, सरोज ने तुलसी के पत्ते तोड़ते हुए कहा। यह गांव नहीं है, ये एक इंतजार है। राघव ने उसकी तरफ देखा। किस बात का इंतजार? सरोज का हाथ रुक गया। उसने पहली बार राघव की आंखों में सीधे देखा। शादी का। राघव हंसा। शादी तो खुशी की बात होती है। सरोज के होठ हल्के से कांपे। यहां नहीं। वो अंदर जाने लगी, लेकिन राघव के मुंह से वो सवाल निकल गया, बिना सोचे। कुएं से क्या रिश्ता है इस गांव का? जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राघव की ओर देखा। इस बार डर साफ था। तुमने कुएं को देखा? राघव ने सच बोल दिया। हाँ, रात में। सरोज ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी। तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। क्यों? राघव ने पूछा। सरोज की आंखों में पानी भर आया। क्योंकि अब वो तुम्हें देख चुका है। राघव कुछ कह पाता, उससे पहले आंगन के बाहर से किसी के पैरों की आवाज आई। सरोज ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, सिर झुका लिया। वहां पंडित गोकुलनाथ खड़े थे। उन्होंने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराए नहीं। शादी पास आ रही है और कुआं बेचैन है। राघव के कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। बहुत पास से। पूछ लिया, अब दोगे? राघव समझ गया, उसने जो सवाल पूछा था उसकी कीमत अब चुकानी पड़ेगी। उस दिन के बाद राघव की नींद जैसे भैरवपुर में ही कहीं गिर गई थी। रात होते ही उसकी आंखें खुली रहतीं और कान हर छोटी सी आवाज पर चौकन्ने। कभी उसे लगता कोई उसके नाम से पुकार रहा है,
कभी लगता जैसे आंगन की मिट्टी के नीचे कुछ सड़क रहा हो। सरोज उससे नजरें चुराने लगी थी, लेकिन डर चीजों को ज्यादा देर छुपा नहीं पाता। तीसरे दिन दोपहर को जब गांव के ज्यादातर लोग खेतों में थे, सरोज खुद राघव के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। तुम यहां से जा सकते हो? उसने बिना भूमिका के पूछा। राघव चौंक गया। क्या मतलब? सरोज ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, आज रात पंचायत बैठेगी। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। किस लिए? सरोज ने जमीन की तरफ देखा। बलि तय करने के लिए। राघव को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम सीसा डाल दिया हो। किसकी बलि? सरोज की आवाज टूट गई। हर शादी से पहले कुएं को कुछ देना पड़ता है। कुछ? राघव ने कड़वाहट से पूछा। या कोई? सरोज चुप रही। यही चुप्पी सबसे भयानक थी। कुछ देर बाद उसने कहा, कभी बकरी, कभी मुर्गा, लेकिन जब कुआं ज्यादा भूखा होता है, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े तो इंसान। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह पागलपन है, पुलिस है, कानून है। सरोज ने हाथ छुड़ा लिया। सब आए थे। उसने पहली बार खुलकर राघव की तरफ देखा। कोई वापस नहीं गया। सरोज ने बताया कि उसके मामा की शादी के पहले दूल्हे का छोटा भाई गायब हो गया था, कुएं के पास से। सुबह उसकी लाश मिली, सूखी हुई, जैसे उसका खून किसी ने पी लिया हो। गांव ने कहा, बलि पूरी हो गई। राघव को उल्टी सी आने लगी। और अगर बलि ना दी जाए? सरोज की आवाज बहुत धीमी थी। तो कुआं खुद ले लेता है। उसी पल बाहर से शंख बजने की आवाज आई, पंचायत बुलाने का संकेत। सरोज ने जाते जाते बस इतना कहा, अगर आज रात तुम्हारा नाम लिया गया तो भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन राघव जानता था, ये गांव रास्ता नहीं देता। और कहीं दूर, बहुत गहराई में, कुएं का पानी जैसे हल्के हल्के हिलने लगा था। जैसे वो सुन रहा हो, जैसे वो तय कर रहा हो। पंचायत की बैठक सूरज ढलने से पहले ही शुरू हो गई थी, जैसे गांव अंधेरा होने से पहले अपना बोझ उतार देना चाहता हो। गांव के बीचों बीच बना पुराना चबूतरा, जिस पर न जाने कितनी पीढ़ियों के फैसले सुनाए गए थे, आज फिर खामोश गवाह बनने वाला था। राघव को जब वहां बुलाया गया तो उसने देखा लगभग पूरा गांव मौजूद था। औरतें पीछे खड़ी थीं, सिर ढके हुए, आंखें जमीन पर। मर्द आगे बैठे थे, लेकिन किसी की पीठ सीधी नहीं थी। बीच में एक ऊंचे तख्त पर पंडित गोकुलनाथ बैठे थे, सफेद धोती, माथे पर मोटा तिलक और आंखों में वो ठंडक जो सिर्फ लंबे समय से डर के साथ रहने से आती है। कुएं की दिशा में एक खाली जगह छोड़ी गई थी। कोई उधर पीठ नहीं करता था। शादी में अब 3 दिन बाकी हैं, पंडित ने भारी आवाज में कहा, और कुआं शांत नहीं है। ये सुनते ही गांव में फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने अपने गले का तावीज कस लिया, किसी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। राघव आगे बढ़ा। ये सब बकवास है, उसने ऊंची आवाज में कहा। आप लोग एक अंधविश्वास के लिए हत्या करते हैं। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर हरदेव काका बोले, धीरे लेकिन कांपते हुए, बेटा, इसे अंधविश्वास कहने वाले यहां टिके नहीं। पंडित ने हाथ उठाया। कुएं की मर्जी बिना पूछे कोई बलि तय नहीं होती। और पूछते कैसे हो? राघव ने चुनौती दी। पंडित की आंखें पहली बार चमकी। आओ। सभी लोग उठ खड़े हुए। एक एक करके सब कुएं की तरफ चल पड़े। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सरोज दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, विदाई थी। कुएं के पास पहुंचकर पंडित ने एक पुरानी थाली निकाली। उसमें सिंदूर, चावल और एक छोटा सा लोहे का चाकू रखा था। उन्होंने कुएं के मुंह पर चावल डाले, फिर सिंदूर। पानी स्थिर था। कुआं अगर स्वीकार करे तो नाम लिया जाएगा। उन्होंने चाकू पानी में डुबोया। अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। गांव वालों की सांसें थम गईं। फिर एक भारी आवाज, जो किसी एक गले से नहीं थी, गूंजी।
दूल्हा। सरोज चीख पड़ी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित ने आंखें बंद कर लीं। कुएं ने अपनी पसंद बता दी है। राघव ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन कुआं शांत हो गया था, जैसे उसने फैसला सुना दिया हो, और अब उसके बदलने का कोई रास्ता नहीं था। पंचायत खत्म नहीं हुई थी, लेकिन राघव के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। दूल्हा, वो शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। राघव ने चारों तरफ देखा। कोई उसकी तरफ नहीं आ रहा था, कोई उसे पकड़ नहीं रहा था, और यही सबसे डरावनी बात थी। गांव वालों की आंखों में न गुस्सा था, न हिंसा, सिर्फ स्वीकृति थी, जैसे कुएं का फैसला अंतिम सत्य हो। यही मौका था। राघव पीछे मुड़ा और बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा। पहली बार गांव की चुप्पी टूटी। किसी ने उसका नाम पुकारा, किसी ने रुको कहा, लेकिन कोई उसके पीछे नहीं आया, जैसे सब जानते हों कि भागना बेकार है। राघव गांव की आखिरी गली से निकलकर कच्चे रास्ते पर आ गया। आगे बस स्टॉप था, खाली, वीरान। आखिरी बस तो घंटों पहले जा चुकी थी, लेकिन राघव को उम्मीद थी कि कोई ट्रक, कोई जीप, कुछ भी मिल जाएगा। उसने पीछे देखा। कुआं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई देख रहा हो। राघव ने कदम तेज कर दिए। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी धसी। वो लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। जमीन गीली थी। पानी? यहां? उसने नीचे देखा। मिट्टी काली थी, जैसे लंबे समय से भीगी हुई हो। उसी पल उसे वही आवाज सुनाई दी जो उसने पहली रात सुनी थी। इतनी जल्दी? राघव का शरीर सुन्न हो गया। वो मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन सड़क बदल चुकी थी। जो रास्ता सीधा बस स्टॉप की ओर जाता था, अब वो गोल घूमकर वापस गांव की तरफ मुड़ रहा था। राघव ने आंखें मली, फिर देखा, नहीं, ये भ्रम नहीं था, ये मुमकिन नहीं है, उसने खुद से कहा। उसने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई, तीसरी, चौथी। हर रास्ता उसी काली सड़क पर आकर खत्म हो जाता, कुएं की ओर। राघव की सांस फूलने लगी, पसीना ठंडा था। तभी उसे अपने पीछे पानी के छींटों की आवाज सुनाई दी। छप छप, जैसे कोई गीली जमीन पर नंगे पांव चल रहा हो। राघव ने चीखते हुए दौड़ लगाई, लेकिन तभी किसी ने उसका टखना पकड़ लिया। वो गिर पड़ा। उसने पीछे देखा। वहां हाथ था, काला, फटा हुआ और नाखून पत्थर जैसे, लेकिन हाथ जमीन से निकला था। राघव पूरी ताकत से छूटा और किसी तरह खड़ा होकर दौड़ा। किसी तरह, किसी चमत्कार से वो हरदेव काका के घर के सामने आ गिरा। दरवाजा खुला। उसे अंदर खींच लिया गया। दरवाजा बंद। बाहर छप छप की आवाज रुक गई। हरदेव काका ने कांपते हुए कहा, अब भागने का वक्त गया बेटा। कुआं, राघव हाफते हुए बोला, रास्ते बदल देता है। काका ने सिर झुका लिया। नहीं, वो तुम्हें घुमा रहा है। और दूर कहीं गहराई में कुएं का पानी हंसा। हरदेव काका का घर अंदर से और भी संकरा था, जैसे डर के साथ रहने के लिए जगह कम कर दी गई हो। दीवारों पर पुराने तावीज टंगे थे, नीम की सूखी टहनियां दरवाजों के ऊपर बंधी थीं, और कोने में एक दिया लगातार जल रहा था, जैसे बुझने से डरता हो। राघव जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और हाथ अब भी ठंडे थे, जैसे उस काले हाथ की पकड़ अभी भी उसकी त्वचा पर हो। काका, वो हाथ। राघव पूरा वाक्य नहीं कह पाया। हरदेव काका ने दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगाई, फिर धीरे से बोले, वो बाहर नहीं आता, जमीन को ही बाहर ले आता है। राघव ने सिर उठाकर देखा। पहले भी किसी ने भागने की कोशिश की थी।
काका कुछ देर चुप रहे, फिर आ भरकर बोले, तू दूसरा है। राघव की सांस अटक गई। पहला कौन था? काका दिए के पास बैठ गए। उसकी लौ कांप रही थी। नाम था मोहन। शहर से आया था, तेरे जैसा, पढ़ा लिखा, हंसने वाला। उसे भी पंचायत में दूल्हा चुना गया था। राघव को लगा जैसे वो अपनी ही परछाई की कहानी सुन रहा हो। मोहन ने भी कहा था ये सब झूठ है, काका बोले, और उसी रात भागा। फिर? राघव ने पूछा। हरदेव काका ने आंखें बंद कर लीं। सुबह उसकी लाश मिली थी। कुएं में? नहीं, काका की आवाज फट गई। कुएं से बहुत दूर, गांव के बाहर, उसी बस स्टॉप पर। राघव चौंक गया। लेकिन आप तो कह रहे थे रास्ते। वो वहीं पहुंचा था, काका ने कहा, लेकिन कुएं ने उसे वहां पहुंचने नहीं दिया। काका ने बताया कि मोहन की लाश सूखी हुई थी, जैसे शरीर के अंदर कुछ भी न बचा हो। आंखें खुली थीं और मुंह ऐसे अटका हुआ था जैसे वो आखिरी पल तक कुछ चिल्ला रहा हो। उसके पैरों में कीचड़ था, काका ने कहा, कुएं का। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और सबसे डरावनी बात, काका ने धीरे से जोड़ा, उसके सीने पर एक निशान था। कैसा निशान? काका ने उंगली से गोल घेरा बनाया। कुएं की मुंडेर जैसा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से हल्की सी टपकने की आवाज आई। टप टप। छत से पानी गिर रहा था। राघव ने ऊपर देखा। बारिश तो नहीं है? काका का चेहरा सफेद पड़ गया। ये छत का पानी नहीं है। टपकने की आवाज तेज होने लगी और उसी के साथ बहुत पास से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट। दोनों में बस फर्क इतना है, वो मुझसे दूर भागा, तुम मुझसे शादी करके जाओगे। दिया बुझ गया। अंधेरे में राघव को लगा कुएं ने उसे छू लिया है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हरदेव काका के घर के अंदर समय जैसे ठहर गया था। दिया बुझ चुका था और अंधेरे में सिर्फ राघव की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, तेज, टूटी हुई। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। हरदेव काका सिहर गए। कौन है? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं हूं, सरोज। राघव झट से खड़ा हो गया। सरोज? काका ने जल्दी से कुंडी खोली। सरोज अंदर आई। उसकी सांसें भी उखड़ी हुई थीं, बाल बिखरे थे और पैरों में कीचड़ लगा था, वही काला गीला कीचड़। तुम यहां कैसे? राघव ने पूछा। सरोज ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कुएं ने मुझे आने नहीं रोका, उसने कहा, इसलिए वो नाराज है। राघव और हरदेव काका दोनों चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? काका ने पूछा। सरोज ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उस पर एक लाल सा निशान था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से छुआ हो। रास्ते में पानी अपने आप उबलने लगा, सरोज बोली, और मुझे लगा जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा हो। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सरोज ने उसकी आंखों में देखा। डर के बावजूद वहां एक अजीब दृढ़ता थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हरदेव काका ने धीरे से कहा। बिटिया, कुआं जिसे चाहता है उसे छोड़ता नहीं। सरोज ने सिर हिलाया। लेकिन कुआं नियमों से बंधा है। राघव चौंका। कैसे नियम? सरोज ने बताया, पुरानी मान्यता के अनुसार अगर चुनी गई बलि खुद कुएं तक ना जाए और कोई और उसकी जगह अपने आप को सौंप दे तो कुआं उसे लेने पर मजबूर होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? राघव की आवाज कांप गई। सरोज ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखा। उसी पल भर की दीवारें हल्की सी हिलने लगीं। छत से पानी की धार गिर पड़ी। बाहर से गूंजती हुई आवाज आई। अब फुसफुसाहट नहीं थी, ये गुस्सा था। धोखा। जमीन के नीचे कुछ जोर से टकराया। घर की मिट्टी झड़ने लगी। हरदेव काका चिल्लाए, कुआं जाग गया है। सरोज ने राघव का हाथ कसकर पकड़ा। सुबह होने से पहले फैसला करना होगा।
उसने कहा, या तो तुम या मैं। और बाहर अंधेरे में कुएं का पानी उफन रहा था। अब वो इंतजार नहीं कर रहा था। सुबह भैरवपुर में पहली बार चीख के साथ आई। किसी बच्चे की नहीं, एक मजबूत आदमी की। राघव, सरोज और हरदेव काका अभी भी घर के अंदर थे जब बाहर से अफरा तफरी की आवाजें आने लगीं। लोग दौड़ रहे थे, नाम पुकार रहे थे और हर गली से डर बहकर आ रहा था। क्या हुआ? राघव ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पूछा। हरदेव काका ने रोका नहीं। अब छुपाने का वक्त नहीं। बाहर का दृश्य डरावना था। गांव के बीचों बीच बनी सड़क पर रामलाल की लाश पड़ी थी। पंचायत का वही आदमी जिसने कल सबसे जोर से कहा था कि कुएं का फैसला आखिरी होता है। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, आंखें बाहर की ओर उभरी हुई और मुंह खुला, जैसे वो मरते वक्त चिल्ला भी ना पाया हो। लेकिन सबसे भयानक चीज उसकी छाती पर थी। वहां एक गोल गीला निशान था, कुएं की मुंडेर जैसा। किसी ने कांपते हुए कहा, वो रात को पानी लेने गया था, घर से बस 10 कदम दूर। सरोज ने राघव का हाथ कस लिया। ये चेतावनी है, उसने फुसफुसाकर कहा। कुआं बता रहा है कि वक्त खत्म हो रहा है। उसी समय कुएं की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, छपाक, जैसे किसी ने कुछ भारी चीज पानी में फेंकी हो। सभी लोग एक साथ उधर मुड़े। कुएं का पानी ऊपर तक भर चुका था, मुंडेर से बाहर बह रहा था और जहां जहां वो पानी जा रहा था मिट्टी काली पड़ रही थी। पंडित गोकुलनाथ दौड़ते हुए आए। उनका आत्मविश्वास पहली बार टूटा हुआ था। उन्होंने कहा, कुएं ने रस्म तोड़ दी है, अब ये एक बलि से नहीं मानेगा। तो क्या करेगा? किसी ने पूछा। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, जो रास्ते में आएगा उसे लेगा। उसी पल एक और चीख गूंजी, दूर खेतों की तरफ। राघव को लगा जैसे उसके कानों में वही भारी आवाज फिर गूंज रही हो, एक नहीं, दो नहीं, जब तक वो खुद ना आए। सरोज ने आंखें बंद कर लीं। वो तुम्हें बुला रहा है। राघव जानता था अब ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही, पूरा गांव उसके बीच में आ चुका था। और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो कुआं भैरवपुर को खाली कर देगा। शाम होने से पहले ही राघव ने फैसला कर लिया था। ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये थकान थी। डर से ज्यादा भारी, उम्मीद से ज्यादा सच्ची। पूरा गांव अब अपने घरों में बंद था। दरवाजों पर ताले नहीं थे, फिर भी कोई बाहर नहीं निकल रहा था। जैसे सब जानते हों कि बाहर अब सड़क नहीं, सिर्फ रास्ते हैं और हर रास्ता कुएं तक जाता है। राघव अकेला चल रहा था। उसके पैरों के नीचे मिट्टी नम थी, जैसे जमीन ने पसीना बहाया हो। रास्ते के दोनों ओर लगे दिए बुझ चुके थे। हवा में सड़ांत थी, खून और गीले पत्थर की मिलीजुली गंध। कुआं सामने था, पहले से बड़ा, या शायद और करीब। उसकी मुंडेर से पानी टपक रहा था और हर टपकती बूंद के साथ जमीन पर गोल निशान बन रहा था, वैसा ही जैसा लाशों की छाती पर था। मैं आ गया हूं, राघव ने कहा। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। ये बात उसे खुद हैरान कर गई। पानी हिला, पहले हल्का फिर तेज। कुएं से भाप उठने लगी, जैसे वो सांस ले रहा हो। अकेले, आवाज आई। राघव ने निगल कर कहा, हां। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर हंसी। ये हंसी गहरी थी, भारी थी और हर दिशा से आ रही थी। झूठ। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। सरोज खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, कपड़े भीगे हुए और आंखों में वही दृढ़ता जो अब डर से बड़ी हो चुकी थी।
मैंने कहा था मत आना, राघव फुसफुसाया। सरोज उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैंने भी कहा था मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कुएं का पानी उभरने लगा, मुंडेर से बाहर छलकने लगा। एक ही जाएगा, आवाज अब आदेश थी। सरोज ने राघव का हाथ छोड़ा और आगे बढ़ी। तुम मुझे ले लो, राघव चीखा। नहीं, लेकिन कुआं चुप हो गया बहुत देर तक। फिर पानी बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत जैसे कुछ भी ना हुआ हो। एक पल को लगा शायद उसने मान लिया। तभी कुएं की दीवारों से उंगलियां निकलने लगीं, एक नहीं कई, और साथ में वो आवाज, नियम मैंने बनाए हैं, तुम नहीं। जमीन कांपने लगी। सरोज चीख पड़ी और राघव समझ गया ये सिर्फ बलि नहीं चाहता, ये विवाह चाहता है। राघव ने आखिरी बार सरोज की ओर देखा और बिना कुछ कहे कुएं में कूद गया। उसकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंची, बस पानी की एक भारी लहर उठी और फिर सब शांत। सरोज जमीन पर गिर पड़ी और कुआं धीरे धीरे भरने लगा, जैसे उसे मिल गया हो जो वो चाहता था। आज आपने सुना एक गांव, एक कुआं और एक ऐसा नियम जो सदियों से खून मांगता आया है। आज आपने देखा कि कैसे राघव ने उस कुएं में छलांग लगाई, लेकिन क्या उसने अपनी जान दी या कुछ और शुरू हो गया? क्योंकि भैरवपुर के लोग एक बात जानते हैं, कुआं जिसे लेता है उसे मारता नहीं, वो बदल देता है। कल उसी समय उसी जगह हॉरर नाइट्स विद जेडी पर आ रहा है पार्ट 2, जहां कहानी कुएं के अंदर जाएगी, जहां पता चलेगा कुआं असल में है क्या, राघव जिंदा है या कुछ और बन चुका है, और सरोज, क्या वो अब भी इंसान है? आज कहानी यहीं रुकी है, लेकिन याद रखिए, कुआं सोता नहीं, वो इंतजार करता है। तो कल जरूर लौटिए, सेम टाइम सेम प्लेस, ओनली ऑन हॉरर नाइट्स विद जेडी। और तब तक अगर रात में पानी की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइएगा कहानी आपको भी सुन रही है।